हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम उद्योगवाद, उत्तर उद्योगवाद और फोर्डिज्म और उत्तर फोर्डिज्म, इन चार कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो इंडस्ट्रियलिज्म क्या है, क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे सोसाइटी इंडस्ट्रियलिज्म से चेंज होकर पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ बढ़ी, कौन कौन से ऐसे सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए इन दोनों थ्योरीज के लिए। ठीक है, कुछ लोगों ने इंडस्ट्रियलिज्म के बारे में अपने विचार दिए, कुछ लोगों ने पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म के बारे में अपने विचार दिए। तो इस क्लास में हम उन सब लोगों को पढ़ेंगे जिन्होंने इनके बारे में अपने मत रखे, अपनी स्टडी दी। तो इंडस्ट्रियलिज्म है क्या। जब हमने मॉडर्निज्म पढ़ा था, आधुनिकतावाद पढ़ा था, तब उसके चार करेक्टरिस्टिक्स एंथनी गिडेंस ने बताए थे। पहला था डेमोक्रेसी, दूसरा था इंडस्ट्रियलिज्म, तीसरा था मिलिट्री पावर और फोर्थ था एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जब हम बात इंडस्ट्रियलिज्म की करते हैं तो ये वो सोसाइटी है जिसमें इंडस्ट्रीज फोकस्ड होती है। जो सेंट्रल पावर है वो इंडस्ट्रीज होती है। 1800 से जो 20वीं जो शताब्दी है, इसके बीच का जो टाइम है, इसमें अमेरिका और यूरोप में इस तरह के मोमेंट आए, इस तरह की जो माहौल थे वो डेवलप हुए, जिससे वहाँ पे उद्योगवाद का प्रसार प्रसार हुआ, उद्योग डेवलप हुए। आपने देखा होगा कई तरह के आविष्कार, इनलाइटमेंट जो एरा था उसके बाद में कई तरह के आविष्कार हुए, नए नए विचार डेवलप हुए, नई नई थ्योरी सामने आई और मशीनरी जो है ना वो अच्छे से डेवलप हुई, जिसमें आपने देखा होगा भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। ठीक है, और ट्रैक्टर हुआ, प्रिंटिंग प्रेस हुई, इन सब का आविष्कार हुआ। इससे क्या हुआ, इससे उद्योगों में नई नई मशीनें बनी और उद्योग डेवलप होते गए। और उससे क्या होगा, वहाँ की जो इकोनॉमी है ना, वो उससे पहले जो इकोनॉमी थी यूरोप में वो थी सामंतवादी जो एरा था, एक तरह से एग्रीकल्चर, उस तरह से ही चीज़ें चल रही थी। एग्रीकल्चर और किसान वाला एरिया ही था वहाँ पे ना। एग्रीकल्चर में ये होता था कि एग्रीकल्चर जो एरा था, मतलब सामंतवादी जो सोसाइटी थी, उसमें कृषि महत्वपूर्ण भाग रखता। उसके बाद में चीज़ें शिफ्ट करी और कैसे हो गई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ चीज़ें बनी, जहाँ क्या होता था, मास प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। अब मास प्रोडक्शन जैसे ही उस सोसाइटी में, या जो उद्योगवाद है उसमें जब मास प्रोडक्शन की एक टारगेट बन गया, तो दो तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। एक था प्रॉब्लम ऑफ मार्केट, उनको मार्केट चाहिए होता था। मास प्रोडक्शन तो कर लिया, बट जो सामान बनाया गया है उस सामान को बेचा भी तो जाएगा, तो उनको मार्केट चाहिए होता था। दूसरा था प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल, उनको नए नए जो प्रोडक्शन करने के लिए, चीज़ों का प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। जैसे हमारे इंडिया में जब ब्रिटिश लोग, उन्होंने उपनिवेशवाद इसी चीज़ से तो डेवलप हुआ था। मतलब रॉ मटेरियल की खोज के लिए ही तो उपनिवेशवाद डेवलप हुआ, और मार्केट के लिए क्या हुआ, साम्राज्यवाद का डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये दो जो प्रॉब्लम थी, इनका सॉल्यूशन था ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। ये लोग कच्चा माल इंडिया से लेके जाते थे और वहाँ जाकर अपनी मशीनरी में यूज़ करते थे, नए नए प्रोडक्शन करते थे। उन प्रोडक्शन करने के बाद जो जो गुड्स बनती थी, जो जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता था, उस फाइनल प्रोडक्ट का क्या करते थे, ये दूसरे देशों में जाकर उनको बेचते थे। ठीक है, तो उसके बाद इसमें और अगर हम चेंजेस देखें, हालांकि ये जो जो मास प्रोडक्शन है ये धीरे धीरे कैसे स्वरूप में बदला, ये लिबरल होता गया। मतलब लोगों की नीड के अकॉर्डिंग ये बदलाव करता गया, लोगों की पसंद में भी विविधता आने लगी, तो जो प्रोडक्ट बनते थे उनमें भी विविधता आने लगी। और ये जो करेक्टरिस्टिक है ये आज का करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले इंडस्ट्री बेस्ड हमारी सोसाइटी बनी, इंडस्ट्री बेस्ड थी तो मास प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट हुआ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेवलप हुई। उसके बाद में सॉरी, प्रॉब्लम ऑफ मार्केट आई, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल आया, और उसी को सॉल्यूशन के लिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद डेवलप हुआ। ठीक है, अब एक बार हम ना फोर्डिज्म और पोस्ट फोर्डिज्म को देख लेते हैं। फोर्डिज्म क्या है, बहुत सिंपल वे में बताऊंगा। किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखा है। जो इसका की कॉन्सेप्ट है वो मैंने उठाया है। देखो, हेनरी फोर्ड जो थे, ये एक अमेरिकन उद्योगपति थे। ये मान लो इन्होंने जो है फोर्ड की जो कार बनाई है ना, ये इन्होंने बनाई थी। अब मास प्रोडक्शन वहाँ पे हो रहा था। ठीक है, मास प्रोडक्शन यूरोप और अमेरिका में हो रहा था। बट है ना, एक तरह से अगर मैं उसको सिंपल भाषा में कहूँ तो बेलगाम था, उसमें कोई मैनेजमेंट नहीं था, किसी भी दिशा में हो रहा था, कैसे भी हो रहा था,
बस उनका टारगेट था मास प्रोडक्शन करना। अब फोर्डिज्म क्या था, पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वेल मैनेजमेंट को। प्रोडक्शन करेंगे बट कैसे, विथ वेल मैनेजमेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड कमोडिटी भी ध्यान देंगे, मतलब जो भी सामान बनाया जाएगा उसके स्टैंडर्ड का भी ख्याल रखा जाएगा, विथ मार्केटिंग स्किल, मतलब मार्केटिंग स्किल को भी उसमें हम ऐड करेंगे, उसमें शामिल करेंगे। उससे क्या हुआ, जैसे इनका जो कारों का जो कार जो बनाते थे उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सर्विसेज पे भी ध्यान दिया, लोगों तक उसको अच्छे से पहुंचाए, उसमें जो क्वालिटी था प्रोडक्ट का उसको भी बहुत अच्छे से देखा। तो ये टाइलर ने जिसको टेलरवाद भी बोलते हैं हम, आपने सुना होगा फोर्डवाद टेलरवाद, ये वो लोग हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के साथ में उद्योग को डेवलप किया था। अब बात आती है पोस्ट फोर्डिज्म। देखो पोस्ट फोर्डिज्म कोई ऐसा एरा नहीं, कई लोग मानते हैं कि फोर्डिज्म के बाद में पोस्ट फोर्डिज्म आया है। अब इस पोस्ट फोर्डिज्म को कई लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब उत्तर उद्योगवाद भी बोल सकते हैं इसको। तो पोस्ट फोर्डिज्म में क्या होगा, इसको जो पॉपुलराइज किया था वो माइकल पियरे और चार्ल्स सेबेल ने किया था। ये याद रखना, इनकी बुक थी द सेकंड इंडस्ट्रियल डिवाइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये आप याद रखना। द सेकंड इंडस्ट्रियल डिवाइड बुक किसने लिखी थी, ये बुक लिखी थी माइकल पियरे और चार्ल्स सेबेल ने। पोस्ट फोर्डिज्म पूंजीवादी आर्थिक उत्पादन का एक नया युग है जिसमें बाजार विविध मांगों की पूर्ति के लिए लचीलेपन तथा नवीनीकरण का अधिक प्रयोग करता है। मतलब प्रोडक्शन जो करेगा ये स्पेसिफाई प्रोडक्शन करेगा। मीन्स ये है कहने का मतलब, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे पहले जो चीज़ें बनाई जाती थी, एक तरह से हम कई सेगमेंट्स हैं चीज़ों के, इनमें एक है जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को आप ले लें, तो पहले सिंपल 2-5 क्रीम आती थी, ठीक है। आज के टाइम पे उसमें विविधता है, लोगों की नीड के अकॉर्डिंग, लोगों के विचारों में, लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें देखो सभी तरह के जो प्रोडक्ट है ना उनमें स्पेसिफिकेशन आ चुका है। हर तरह के, चाहे चेहरे से रिलेटेड जो क्रीम्स है उनमें भी बदलाव हुआ गया है, हाथों के लिए चीज़ें अलग आने लग गई है, पैरों के लिए चीज़ें अलग आने लग गई है। तो उस तरह से चीज़ों की, जिस तरह से एक वुमन की जो नीड है, उनकी जो पसंद है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती जा रही है। तो इसका जो पोस्ट फोर्डिज्म है, इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत है स्पेसिफाई प्रोडक्शन, मतलब विविध मांगों की पूर्ति के लिए काफ़ी लचीलापन है इसके अंदर, लिबरलाइजेशन, ठीक है। साथ में इनोवेशन है, इनोवेशन का बहुत प्रयोग है। तो अगर हम फोर्डिज्म में देखेंगे तो फोर्डिज्म में क्या था, फोर्डिज्म की खास बात थी मास प्रोडक्शन तो करेंगे ही करेंगे, मास प्रोडक्शन तो एक उद्योगवाद का अपने आप में एक उसका लक्षण है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन विथ वेल मैनेजमेंट, ठीक है। और वेल मैनेजमेंट के साथ साथ में इन्होंने कैसे किया था, वेल मैनेजमेंट के साथ में इन्होंने किया कि जितने भी जो स्किल है, मार्केटिंग स्किल, उनका यूज़ करते हुए, मार्केटिंग स्किल विथ वेल मैनेजमेंट। और अगर हम पोस्ट फोर्डिज्म की बात करें तो उसका जो की कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पेसिफाई प्रोडक्शन, ठीक है, विथ लिबरल और इनोवेटिव वे में, ठीक। तो अति औद्योगिकरण या उत्तर फोर्डवाद ने उत्तर आधुनिक समाज के आविर्भाव को पैदा किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप थोड़ा ढंग से समझना कि जब सोसाइटी देखो उद्योगवाद से उत्तर उद्योगवाद की तरफ चली गई चीज़ें ना, तो उद्योगवाद, इनका कहना है कि उद्योगवाद से पोस्ट मॉडर्निज्म डेवलप नहीं हुआ है, उत्तर उद्योगवाद से पोस्ट मॉडर्निज्म डेवलप हुआ है। मॉडर्निज्म तो देखो पहले डेवलप हो ही चुका था, किसके साथ में, उद्योगवाद के साथ में। लेकिन जैसे ही उद्योगवाद में बदलाव आया, उत्तर उद्योगवाद, जिसको कुछ लोग उत्तर फोर्डवाद भी कहते हैं, ठीक है, और उसी से उत्तर आधुनिक समाज का आविर्भाव पैदा हुआ है। मतलब पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी डेवलप हुई है। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसके बाद की जो क्लास होगी उसको पोस्ट मॉडर्न जो को पढ़ेंगे हम अगली वाली क्लास में, ठीक है। तो देखो शिफ्ट इन इकोनॉमिक सिस्टम हुआ है, अब वस्तु के उत्पादन की अपेक्षा उसकी सर्विसेज पर अधिक जोर दिया जाता है, उत्पादक जुड़े ज्ञान तथा सूचना में वृद्धि हो रही है। तो ये बात जो होती है, ये आती है एक तरह से पोस्ट मॉडर्निज्म कह दो या पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन कह दो इसको। पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म उत्तर आधुनिक उत्तर उद्योगवाद में किस पे ध्यान देंगे, उत्पादन, वस्तुओं की उत्पादन की अपेक्षा उनकी सर्विसेज पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ
इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उद्योगों में श्रम कम हुआ है। देखो पहले की तरह लोग काम करते रहते थे, मशीनों पे काम करते रहते थे, सारा दिन वो वर्क करते थे। जहाँ कोई हाथ से काम कर रहा है तो वो लगाए रहता था, कोई बीड़ी बना रहा है, कोई माचिस बना रहा है, कोई और कुछ बना रहा है, ठीक है, उस तरह से काम करते थे। उत्पादन बढ़ा है। अब श्रमिक केवल मशीन के काम को देखता है। उसके बाद देखो मशीनरी आई, उद्योगवाद में क्या देखा हमने, मशीनरी आई थी, पूरा मशीनरी मशीनरी हो गई थी। उस मशीनरी के काम को देखता है अब आदमी सिर्फ, है ना। और उत्पादन कौन कर रहा है, मशीन कर रही है। तो नाउ इकोनॉमी इज नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये क्या, किसका लक्षण है ये, उत्तर उद्योगवाद का, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का ये लक्षण है। ये किस तरह की, ये अब कोई कहे कि क्या ये लेबर बेस्ड इकोनॉमी है, नहीं, ये लेबर बेस्ड नहीं, ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। ज्ञान की अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें विचार, सूचना और ज्ञान के अन्य प्रकार आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस व्यवस्था में श्रमिक को शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता। क्या आपको लगता है कॉल सेंटर में बैठे हुए जो लोग हैं ये कोई शारीरिक श्रम कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा है, सब सूचनाओं को इधर से उधर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, गिडेंस ने इनके कुछ करेक्टरिस्टिक बताए थे। इसमें सभी के मिक्सर है, गिडेंस के साथ साथ किसी और के भी है, वो भी देख लेंगे। तो पोस्ट फोर्डिज्म, पहले तो इन्होंने बताया था पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का एक करेक्टर बताया, पोस्ट फोर्डिज्म। अब पोस्ट फोर्डिज्म क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। पोस्ट फोर्डिज्म में क्या होगा, देखो फोर्डिज्म में क्या होगा, वेल मैनेजमेंट के साथ में, वेल मार्केटिंग स्किल के साथ में चीज़ें प्रोडक्शन करेंगे और चीज़ों को बेचेंगे। पोस्ट फोर्डिज्म में क्या था, लिबरल और वो लिबरल भी होगा और इनोवेटिव होगा। इनोवेटिव के साथ साथ में क्या होगा, इसमें विविधता का ध्यान रखेंगे ये लोग, लोगों की कैसी मांग है उसका ध्यान रखेंगे ना। पूंजीवादी आर्थिक उत्पादन का नया हुआ, इसमें बाजार की विविध मांगों की पूर्ति के लिए लचीलेपन तथा नवीकरण का अधिक प्रयोग किया जाता है। लोगों की मांग तथा आवश्यकता विविध हो गई है, इसी के अनुपात में उत्पाद उत्पादन करने लगा है। जो मैंने कहा है वही बात है। सॉरी। दूसरा करेक्टर जो है वो है नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ये बात किसने कही है, ये डेनियल बेल ने कही। इसने अमेरिकन जो सोसाइटी थी उसका अध्ययन किया था। ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि डेनियल बेल ने जो अपनी स्टडी की थी वो किस पर की थी। देखो इन्होंने जो स्टडी की थी वो कहती अमेरिकन सोसाइटी, और ये देखना चाहते थे कि जो जो नॉलेज है, जो या ये कहो कि जो संचार का जो टाइम है, ये संचार है, कम्युनिकेशन है, इसने लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। तब इनको पता चला कि इकोनॉमी, कम्युनिकेशन की वजह से इकोनॉमी जो है ना वो शिफ्ट होती जा रही है। और ये इकोनॉमी पहले प्रोडक्शन बेस्ड थी और अब ये चेंज होकर नॉलेज बेस्ड होने लग गई है, ठीक है। बुक लिखी इन्होंने द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1993 में लिखी थी, और ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और धीरे धीरे देखो इसका जो कंक्लूजन है ना वो ये है कि अधिक से अधिक ज्ञान पैदा कीजिए, सूचना का निचोड़ निकालिए और आर्थिक वृद्धि कीजिए। और पहले क्या था, अधिक से अधिक काम करिए, अधिक से अधिक श्रम करिए, और उसके बाद में आर्थिक वृद्धि करिए। और इन्होंने क्या कर दिया, जो सोसाइटी शिफ्ट हुई है इसमें पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ बढ़ी है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नॉलेज, और नॉलेज का निचोड़ निकालिए और आर्थिक वृद्धि कीजिए। बिल्कुल ठीक है। काइंड ऑफ वर्क, अब इनके बारे में देख लें एक बार। इन्होंने जो बुक लिखी थी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, देखो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इन्होंने बताया था कि जो इन्होंने तीन चीज़ें कही थी कि तीन तरह से शिफ्ट होता है। पहला है कि जो शिफ्ट हुआ है ना ये मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज की ओर हुआ है, ठीक है। पहला शिफ्ट हुआ है, सोसाइटी मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज की तरफ जा रही है। दूसरी बात क्या कही इन्होंने, देखो न्यू साइंस सेंटर्ड चीज़ें हुई है, ठीक है। जो इंडस्ट्री हुई है वो न्यू साइंस सेंटर्ड बेस्ड हो गई है। पहले कैसे बेस्ड थी, पहले वर्किंग बेस्ड थी, लोग श्रम करते थे, विविध टाइप के लोग श्रम करते थे और प्रोडक्शन करते थे। अब ये साइंस बेस्ड हो गई है, ठीक है। और इस साइंस बेस्ड होने की वजह से, नई तकनीक को अपनाने की वजह से नए तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। उसमें जो सबसे टॉप पे है वो टेक्निकल इलाइट्स है। तो अगर हम कहें कि टेक्निकल इलाइट्स की कॉन्सेप्ट किसने दी है, ठीक है, टेक्निकल इलाइट्स, तो टेक्निकल इलाइट्स का कॉन्सेप्ट डेनियल बेल ने दिया, याद रखना आप, ठीक है। जब ये बुक पब्लिश हुई थी ना इनकी, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तब इन्होंने इसमें डिस्कस किया था टाल्कम पार्सन से भी। तो याद रखना
टालकम पार्सन से भी इनका कनेक्शन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्क। पूर्व औद्योगिक समाज में जहाँ कार्य का प्रकार शारीरिक था, वहीं अब इसका प्रकार सोच का हो गया। बेल अपने विश्लेषण का केंद्र मध्यम वर्ग के लोगों को रखते हैं। किनको रखते हैं? मध्यम वर्ग के लोगों को। कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने नॉलेज इलाइट, सूचना और ज्ञान उन लोगों के हाथ में होता है जो विजन है, इन्हें ज्ञान के विजन कहते हैं। तो नॉलेज इलाइट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? डेनियल बेल ने। ठीक है, नेक्स्ट है एलन तुरेन क्या बोलता है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में। तो एलन तुरेन है कौन? मार्क्सिस्ट सोशोलॉजिस्ट है ये, और 1916 में एक स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था। कहाँ पे? फ्रांस में। तो उसी के आधार पे इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसी को बेस्ड करके। तो बुक का नाम था द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1971। इन्होंने कहा हम एक प्रकार के समाज से दूसरे प्रकार के समाज में जा रहे हैं। समाज का केंद्र बिंदु ज्ञान और सूचना है। ऐसे समाज में तकनीक ज्ञान का पलड़ा सबसे भारी रहता है। देखो इन्होंने जो बात कही है वो लगभग डेनियल बेल की तरह ही कही है। इन्होंने टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंट दिया है और उसी बात को इन्होंने फ्रांस में कहा है। और उन्होंने कहाँ कहा है? उन्होंने अमेरिका में कहा है। लगभग यही डिफरेंस है, इनकी बातों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही लोग सूचना को और ज्ञान की बात करते हैं और सूचना की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। चौथा जो पॉइंट है इसके बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में। तो ये है इंफॉर्मेशन सोसाइटी। डेनियल बेल कहते हैं इसके बारे में। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा द सोशल फ्रेमवर्क ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, 1980 में लिखा। इस लेख में 1980 के दशक में अमेरिका तथा यूरोप में बहस प्रारंभ कर दी। इन्होंने सूचना की व्याख्या मूल्य के सिद्धांत नॉलेज थ्योरी ऑफ वैल्यू के आधार पर की। उनका निष्कर्ष है कि औद्योगिक समाज में वस्तुओं का मूल्य यानी कीमत श्रम के आधार पर निर्धारित की जाती थी। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता था? इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो वस्तुओं का मूल्य श्रम के आधार पर तय होता था। लेकिन अब कैसे हो रहा है? ठीक है, पहले क्या होता था? जितना श्रम उतना ही वस्तु का मूल्य। उत्तर औद्योगिक समाज में ये पैमाना नहीं रहा है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये पैमाना नहीं रहा है। श्रम का स्थान अब सूचना ने ले लिया है। अब श्रम स्रोत नहीं रहा है, सूचना स्रोत बन गई है। उत्तर औद्योगिक समाज में सूचना को कमोडिटी समझ जाता है, मतलब बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है सूचना को। डेफिनेटली हम आज देख भी रहे हैं ये बात। ठीक है, उत्तर औद्योगिक समाज की बहुत बड़ी विशेषता उसकी विकसित होती सूचना व्यवस्था है। बेल ने सूचना तकनीक के जिस महत्व की चर्चा उत्तर औद्योगिक युग में की, इसी पर जोर देकर लियोटार्ड ने उत्तर आधुनिक समाज की व्याख्या की। उत्तर आधुनिक समाज की जो कॉन्सेप्ट दिया था ना एक्चुअल में, वो किसने दिया था? लियोटार्ड ने। और लियोटार्ड भी जो इसका बेस बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं? इसका बेस बनाते हैं, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इसका बेस बनाते हैं वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी से। और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कर कौन रहे थे? डेनियल बेल। मतलब उन्होंने डेनियल बेल को पढ़ा है। उन्होंने लियोटार्ड ने किन को पढ़ा? डेनियल बेल को पढ़ा है और एलन तुरेन को पढ़ा है। उसके बाद में इन्होंने उत्तर आधुनिक समाज की बात करी है। उत्तर आधुनिक समाज का मतलब उत्तर औद्योगिक समाज से ही उत्तर आधुनिक समाज बना है। 1989 में मैनुअल कैसल ने बुक लिखी द इंफॉर्मेशन सिटी, जो अमेरिका के शहरों की गतिविधि का केंद्र सूचना तंत्र ही होता है। एलन तुरेन तथा मैनुअल कैसल ने माना कि सूचना समाज वास्तव में उत्तर औद्योगिक समाज न होकर एक उत्तर कृषि समाज है। अच्छा, पोस्ट एग्रीगेरियन सोसाइटी का है इन्होंने। ठीक है, मैनुअल कैसल और तुरेन ने, एलन तुरेन ने पोस्ट, जिसको हम एक्चुअल में उत्तर औद्योगिक समाज कहते हैं ना, कुछ जिन लोगों ने डेनियल बेल वगैरह ने उत्तर औद्योगिक समाज का, उसको कैसल और तुरेन ने क्या बोला? पोस्ट एग्रीगेरियन सोसाइटी। ये भी एग्जाम में आ सकता है, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट विचार या जो करेक्टरिस्टिक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का वो है डिवाइडेड सोसाइटी। ये विभाजित सोसाइटी है। ठीक है, डिवाइडेड सोसाइटी का मतलब जैसे मान लो पुराने टाइम में हम देखते थे परंपरागत समाज की बात करते हैं, या सामंतवाद का जब टाइम था, तब लोग क्या था, उनमें वी फीलिंग थी, लोग मिलकर रहते थे, लोग साथ रहते थे, है ना। ठीक है, और ये सोसाइटी अब डिवाइडेड हो चुकी है, चीज़ें बिखर चुकी है। ठीक है, यू को बुक थी द फेयरवेल टू द वर्किंग क्लास 1980 में आंद्रे गोर्ज ने कहा उत्तर औद्योगिक समाज में रोजगार की संरचना बदल गई है।
पहले रोजगार क्या था, एक जगह पे लोग रहा करते थे, पूरा परिवार उसी जगह पे काम कर लिया करता था। अब जॉब लग गए, जॉब में देखो सरकारी नौकरियां हो गई, अलग अलग कंपनीज में लोग काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में काफ़ी दूरी है। जैसे मान लो कोई विदेश में काम कर रहे हैं, कई लोग एक सिटी से दूसरी सिटी में काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, डिवाइडेड सोसाइटी हो गई है। इससे क्या हो गया, समाज विभाजित हो गया है, एक और अभिजन काम कर रहे हैं, दूसरे ओर बेरोजगार लोग हैं। ठीक है, इलाइट वर्कर, इलाइट वर्कर का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया, आंद्रे गोर्स। आंद्रे गोर्स याद रखना, वेल इन्फॉर्म्ड एंड स्किल्ड वर्कर होते हैं, दे गेट हाई सैलरी। आंद्रे गोर्स एंड एलन तुरेन स्टडी फोकस्ड ऑन यूरोपियन सोसाइटी, इन्होंने अपनी स्टडी कहाँ फोकस रखी थी, यूरोपियन सोसाइटी पे। डेनियल बेल की जो अमेरिकन सोसाइटी थी सही। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन होता है ना, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो प्रोडक्शन है वो फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन है। ठीक है, इस दौर में टेलर और फोर्ड दोनों अप्रासंगिक हो गए। दोनों ने किस बात पे ध्यान दिया था, इन्होंने देखो इस बात पे ध्यान दिया था, वेल मैनेजमेंट पे बात। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ वेल मैनेजमेंट की नहीं रह गई है, ऐसा प्रोडक्शन जो इस विविध जो जनसंख्या है, विविध जो सोच वाले लोग हैं, डाइवर्सिफाई जो करेक्टरिस्टिक वाले लोग हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, तो ये है फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन। ग्रुप प्रोडक्शन, ग्रुप प्रोडक्शन इसमें बुक लिखी इन्होंने, द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ बुक लिखी और बताया कि किस तरह से लोग अपना मतलब इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो करते हैं, किस तरह से लोग डिवीजन ऑफ लेबर पे ध्यान देते हैं, और किस तरह से जो कंज्यूमर है वो सर्विसेज को लेना चाहता है, वो जैसे कोशिश करता है कि जो अपने लाभ का ध्यान रखता है कंज्यूमर। कंज्यूमर इस बात की कोशिश करता है कि प्रोडक्ट सस्ता मिले, अच्छा मिले, टिकाऊ मिले। ठीक है, डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ लेबर इन कंटेस्ट ऑफ मास प्रोडक्शन, और डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। इन तीनों ही बातों की चर्चा एडम स्मिथ ने की थी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में यही है। नेक्स्ट क्लास में हम पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ेंगे। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म में हम सब चीज़ देखेंगे, किस तरह से ये वर्ड आया, कैसे कैसे डिफरेंट है आधुनिकता से, मतलब उत्तर आधुनिकता आधुनिकता से डिफरेंट कैसे है, जेम मैक्यूगन ने क्या कहा इनके बारे में, रिचर्ड गॉड, जोस रिट्जर को देखेंगे, जीन फ्रांस को लोटार्ड क्या बोलते हैं, बॉडीलार्ड क्या बोलते हैं, जेमेसन क्या बोलते हैं, माइकल फोकाल्ट क्या बोलते हैं ना, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे, देरिदा क्या कहते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को भी ढंग से हम समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।